मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और इन 2 महीनों में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी उसने तो मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। कहाँ मैं आजकल की एकदम मॉडर्न लड़की थी, शादी करके गांव में आ चुकी थी। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजारूंगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तौर तरीके बहुत ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा जेठ के तो कुछ अलग ही हाव भाव थे। उनको देखकर ही मुझ पर एक अजीब सी कैफियत छा जाती थी। पूरे खानदान में उनके जैसा मर्द शायद ही किसी ने देखा होगा। मेरी जिठानी अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, हर वक्त अपने पति के आगे पीछे घूमती रहती थी। ये पहलवानों जैसा बदन। पहले पहले तो जेठ को जब पहली बार मैंने देखा तो मुझे यही लगा कि जिस तरह उनकी कसा बदन है, यकीनन वह जिम वगैरह जाते होंगे, मगर मेरे पति का कहना था कि वह तो बस घर में ही और घर के बाहर थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, इसके अलावा तो वह और कोई काम नहीं करते। सुबह सुबह घर से देसी घी के पराठे खाकर निकल जाते हैं और फिर रात को ही घर आते हैं। जेठ बहुत ही कम बोलते, अपने काम से काम रखने वाले थे। कुछ मैं भी उनसे झिझकती थी, इसलिए अपने काम से ही काम रखती थी। मेरी जिठानी बड़ी ही अच्छे स्वभाव की थी, मगर थोड़ी नखरेली थी। जैसे ही जेठ घर आता तो झट से मुझे चूल्हे के आगे से हटाकर कहती, हटो जी, मेरा पति आ गया है, अब अभी शोर मचा देगा कि लस्सी और पराठे दो, तुम बाद में अपनी रोटी बनाती रहना। वह मुझे हटाकर फौरन बड़े बड़े पेड़े लेकर 5 से 7 पराठे बनाती और 7 लस्सी बनाकर जेठ को पेश करती। वो आंगन में ही बिछी चरपाई पर बैठ जाता और देखते ही देखते वह सारे पराठे खाकर लस्सी भी खत्म कर देता। मैं तो उन्हें देख देख कर हैरान थी कि आखिर ये इंसान इतना सब कुछ खा कैसे लेता है। ये तो जुठानी की हिम्मत थी जो उस जैसे शख्स को अभी तक बर्दाश्त कर रही थी। जेठ के मुकाबले मेरा पति तो बड़ा ही मासूम और भोला भाला था। शादी के 2 महीने हो चुके थे, मगर अभी तक हमारे बीच पति पत्नी जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी थी। शायद वह इसलिए भी कि मैं पढ़ी लिखी थी, जबकि मेरा पति 10वीं तक ही गांव के स्कूल में पढ़ा था। मैं जब जेठ और जिठानी को बैठे बातें करते देखती तो मेरा भी दिल करता कि पति मेरे साथ मोहब्बत भरी बातें करे, जैसे जेठ जी अपनी बीवी से करते हैं। मगर मजाल है जो मेरा पति बड़े भाई से कुछ सीख ही लेता। कौशिक मेरी मम्मी की सहेली का बेटा था और बचपन से ही मेरी उसके साथ मंगनी हो चुकी थी। मैंने एजुकेशन हासिल की और फिर मेरा रिश्ता मेरे पति कौशिक के साथ तय कर दिया गया। जेठ भले ही मेरे भाई जैसा ही थे, मगर मुझसे बहुत कम ही बात किया करते थे। मैंने ये बात नोट की थी कि जेठ और जिठानी में बहुत प्यार था। सारा सारा दिन जिठानी अपने पति की तारीफें करती रहती। जैसे ही पति घर आता तो उसकी देखभाल में लग जाती। गधे की जोड़ी भी पाल रखी थी, जिनका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन रात का वक्त जब मैं किसी काम से आंगन में आई तो आंगन के पिछले हिस्से में मुझे बर्तन खटकने की आवाज आई। शोर सुनकर मैं थोड़ी खटक गई। उस वक्त तो सब सो जाया करते थे, फिर जानवर वाले हिस्से में ये खटपट कैसी थी। झिझकते हुए धीरे धीरे कदम घर के उस पिछले हिस्से की तरफ बढ़ाने लगी जहां पर जेठ जी ने जानवरों को बंद रखा था। जैसे ही कुछ आगे बढ़कर मंजर देखा तो मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखें तो जैसे हैरत से फैल चुकी थी। उससे पहले कि जेठ की नज़र मुझ पर पड़ती, मैं बौखलाकर फौरन वापस भाग गई, मगर तभी मेरा पैर बाहर रखे गमले से टकराया। मैं तो गिरने से बच चुकी थी, मगर वह गमला टूट चुका था। उसी के साथ ही जेठ की भारी भरकम आवाज पहुंची, कौन है वहां, सामने आओ। मगर मैं वहां पर रुकी नहीं। पसीने से पूरा वजूद सारा बोर था। भागकर कमरे में आ गई, दरवाजा को लॉक लगा दिया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर गहरी सांस लेने लगी। मेरा पति तो बेखबर सो रहा था, जबकि मुझे अपने कमरे के बाहर तक कदमों की छाप सुनाई दी थी।
शायद जेठ को शक हो चुका था कि मैं ही उसे वहां देखने गई थी। मुझे तो अपना वजूद लरचता हुआ महसूस हो रहा था। शर्म से पानी पानी हो चुकी थी कि सुबह कमरे से बाहर कैसे निकलूंगी। वही बेड पर टेक लगाकर बैठ गई, पानी का गिलास फौरन लबों से लगा लिया। आखिर ये जेठ जी वहां पर कर क्या रहे थे, सोचकर ही मुझे तो उबकाई सी आने लगी थी। सुबह हुई तो सोचा कि इस बारे में जेठानी से बात करूंगी। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, वह अपने पति की हरकत के बारे में जानती भी है या नहीं। जेठ जी की नजरों में देखने से मुकम्मल तौर पर कतरा रही थी। मैंने और जेठानी ने नाश्ता बनाकर अपने अपने पति को दिया। दोनों भाई बैठकर इकट्ठे ही नाश्ता कर रहे थे। मैंने गौर किया था कि जेठ जी बड़े ही गौर से मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों की तपिश मुझे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी, मगर मैं सर झुकाए हुई थी। मुझसे तो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था। जैसे ही मेरा पति और जेठ घर से गए तो मैं सीधा जेठानी के कमरे की तरफ गई। वह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए गुनगुनाती हुई अपने बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी। मुझे देखकर बोली, आओ ट्विंकल, कैसे आना हुआ, बैठो। मैंने जेठानी को देखा तो अजीब सी कैफियत में गिरफ्तार होकर बोली कि नहीं, मैं बैठने नहीं आई, दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी है। जेठानी कहने लगी कि हाँ बोलो, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मैंने डरते डरते सारा मंजर जेठानी को बता दिया जो रात को देखा था। मुझे तो लगा था मेरी बात सुनकर उन्हें हैरत होगी। वह हैरत से बेयकीनी से मुझे देखेगी, मुझे डांटेगी, मगर अगले ही पल उनके लहजा बहुत ही अजीब था। जोर से कहा कहा लगाए पूरे रूम में उनकी हंसी की कहा कहा गूंजने लगी थी। उनकी कह कहा ने तो जैसे मुझे बहुत ही हैरत में डाल दिया था। मैंने कहा, जेठानी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको गधी का दूध निकालते हुए देखा था। मेरे शब्द सुनकर जेठानी बड़ी ही प्यार से मेरे गाल को सहलाया और फिर कहने लगी कि मैं तो समझ रही थी शहर की लड़की हो, समझदार होगी, हर बात से वाकिफ होगी, मगर तुम तो बड़ी भोली निकली। जेठानी की दो मायने वाले शब्द मुझे बहुत ही झुंझलाने पर मजबूर कर चुके थे। मैं कहने लगी कि क्या मतलब है, आप जानती हैं कि आपके पति गधी का दूध पीते हैं। तो जेठानी हंसकर कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ, मेरे ही कहने पर तो पीते हैं, मैंने ही तो उनको ये सलाह दी थी। तभी तो देखो अपने जेठ को, कैसे कसरतों वाला की तरह जिस्म है, कितनी ताकत है उनमें। ऐसा ताकतवर मर्द तो पूरे गांव में क्या हमारे पूरे खानदान में कहीं मौजूद नहीं है। अकेले ही वह काम कर जाते हैं जो 10-10 लोग मिलकर भी नहीं कर पाते। ये सिर्फ और सिर्फ गधी के दूध की ही बदौलत है। मेरी मानो तो तुम भी अपने पति को 1-2 घूंट पिला ही दो, फिर देखना रात को जलवा अपने पति का। ये बात जेठानी ने आंख दबाकर कही थी, जबकि मैं तो लरच कर रह गई थी। फौरन ना मैं सर हिलाया। जेठानी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं उनके कमरे से वापस आ गई। बार बार जेठ का वह पहलवाने वाला वजूद मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। तो क्या जेठ सच में रोज गधी का दूध पीता था? मगर क्यों? ये शब्द मेरे दिमाग में हलचल सी मचा चुकी थी। मेरे शादी को अभी सिर्फ कुछ ही महीने गुजरे थे कि मेरी जेठानी की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन खाना बनाते हुए चकरा कर गिर गई। मैंने फौरन अपने पति को फोन किया। जेठ और मेरा पति घर आ चुके थे। जेठानी जी को लेकर अस्पताल गए तो जो बात सामने आई वह बड़ी ही परेशान करने वाली थी। मेरी जेठानी को ब्रेन ट्यूमर था। ये खबर जेठ को पता चली तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मैंने पहली बार अपने जेठ को इस कदर रोते हुए देखा था, वरना हर वक्त उनके चेहरे पर सख्ती रहती थी। आज तक उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। हाँ, अलबत्ता वह अपनी पत्नी से खुश बहुत थे। उनको यूं रोता देख मेरी भी आंखों में आ चुकी थी। दोनों में मोहब्बत बहुत थी। भला वे अपनी पत्नी का यूं जाना कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैंने अपनी जेठानी की भरपूर सेवा करना शुरू कर दिया। अच्छे से अच्छी दवा उनको दी जा रही थी। मैंने उनके लिए उस रात दूध गर्म किया। बादाम पिस्ता डालकर जब उनके लिए ले जाने लगी, तभी कमरे से मेरे जेठ
निकले। मेरे हाथ में दूध का गिलास देखा तो कहने लगे, ये दूध किसके लिए ले जा रही हो? मैंने डरते डरते कहा कि जिठानी के लिए। उन्होंने फौरन उस गिलास को झटका दिया। कहने लगे, नहीं, उसे इन आम दूध की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरा प्यार ही काफी है। उन्होंने वह दूध का गिलास वापस भिजवा दिया था और फिर कुछ देर बाद एक बार फिर जेठ घर के पिछले हिस्से में चले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब वह एक गिलास में गधी का दूध निकालकर अपने कमरे में जा चुके थे। मैं सोच में पड़ चुकी थी कि क्या जिठानी भी गधी का दूध पीती है? आखिर ये चक्कर क्या था? यूं ही सोच में मैं पड़ी हुई थी। अपने कमरे में आई तो मेरा पति आराम से सो रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। शादी के इतने महीने गुजर जाने के बावजूद मेरे पति ने आज तक मुझसे मोहब्बत भरी बातें नहीं की थी। मगर मैं पति से मोहब्बत भरी बातें करने की कोशिश भी करती या उसके पास जाती तो वह मुझे खुद से दूर कर देता और कहता कि मुझे नींद आ रही है। ये बात मुझे अंदर ही अंदर बोझिल कर दिया था। आखिर क्या कमी थी मुझ में जो पति मेरे साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करता था? दिल में ये सोच आने लगी कि कहीं पति किसी और को पसंद तो नहीं करता, तभी वह मुझे खुद से दूर करता है। मैंने सोच लिया कि इस सवाल का जवाब अपने पति से लेकर रहूंगी। आखिर को मेरी भी जिंदगी थी, कुछ ख्वाहिशें थी, अपने पति पर हक रखती थी। मैंने अपने पति को जगाया ही था कि तभी मुझे जेठ जी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मेरी जिठानी बुरी तरह चिल्ला रही थी। उनके चिल्लाने की आवाज ने तो मेरे पति को भी उठाकर बिठा दिया था। मैं भागकर उनके कमरे के बाहर गई। जिठानी अभी तक लगातार चिल्ला रही थी। जी चाह के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाऊं, मगर फिर मुझे ये ठीक नहीं लगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और जिठानी को बुलाने लगी कि जिठानी जी, खैरियत तो है? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मगर उसी के साथ जब दरवाजा खुला तो मेरे होश उड़ गए थे। जिठानी खून से लथपथ थी। उसके कपड़े और चेहरा खून से भरा हुआ था। जेठ के होश भी उड़े हुए थे। अपनी बीवी को अस्पताल लेकर गया, मगर उसकी दिमाग की नस फट चुकी थी, जिसकी वजह से खून बहने लगा था। हमारी जिठानी हमें छोड़कर जा चुकी थी। मुझे भी अपनी जिठानी के जाने का बहुत गम था, मगर जेठ तो जैसे गम से निडाल हो चुके थे। कितने ही दिन तक तो किसी से कोई बात तक ना की, अपने ही आप में मगन रहे, मगर शायद वक्त के साथ साथ जीना ही पड़ता है। जेठ सुबह सवेरे उठते तो अब उनके खाने पीने की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। देसी घी के पराठे बना बनाकर मेरे तो बाजू में दर्द शुरू हो जाता, मगर मेरे जेठ का पेट था या कुआं भरने का नाम ही ना लेता। शुरू शुरू में तो मैं उनकी जिम्मेदारी निभाती रही, मगर धीरे धीरे मेरा दिल बड़ा ही बेजार सा होने लगा था। एक तो मेरे पति की मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी दिखाई नहीं देती थी, वैसे ही मुझे परेशान करके रखा था। उस रोज तो मैंने फैसला कर लिया कि हर हाल में पति से बात करके रहूंगी। क्या वह किसी और को पसंद करता है या मैं ही बदसूरत हूँ? आखिर क्यों वह मुझसे दूरी करता है? मैं पास आने की कोशिश भी करूं तो वह मुझे खुद से दूर झटक कर अलग हो जाता है। उस रात जब पति घर वापस आया तो एक बार फिर खाने खाते ही अपने बड़े भाई के पास बैठा। मैंने ये बात नोट की थी कि जब से जिठानी की मृत्यु हुई थी, मेरे जेठ ने गधी का दूध पीना भी बंद कर दिया था। जब तक जिठानी जिंदा थी वह रोज गधी का दूध पिया करते, मगर उनके मरने के बाद तो जैसे वह भूल ही चुके थे कि उन्होंने कोई गधी भी पाल रखी है। उस रात वह मेरे पति से बड़ी देर तक बातें करते रहे। मैं कमरे में अपने पति का इंतजार करती रही। जब पति कमरे में आए तो फौरन लेटने लगे, मगर मैंने उन्हें रोका। उनके सामने जाकर बैठ गई तो वह भी चौंक कर मुझे देखने लगे। कहने लगे, ये क्या बात है ट्विंकल, ऐसी क्यों देख रही हो? मैं दो टुक शब्दों में अपने पति से कहा, आखिर सच्चाई क्या है? आप मुझे बताएं। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? क्या आपके दिल में कोई और है? ऐसा कहते हुए मेरी आवाज़ रोनी हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से
अपने आंसुओं को काबू में कर रखा था। मेरा पति मेरी बात सुनकर मेरे हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है ट्विंकल, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी का सोच भी नहीं सकता। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? उल्टा मैं तुम्हारे सामने खुद को कमतर समझता हूँ। पति के ये शब्द सुनकर मैंने फौरन उसके लबों पर हाथ रख दी। मैंने कहा कि नहीं, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मेरे दिल में आपके लिए बहुत ही मोहब्बत है, मगर आपका यूं मुझसे दूर रहना, मुझसे अपने हक ना लेना, आखिर मैं इन सब का क्या मतलब समझूं? मेरे पति ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे टालकर दोबारा सोने के लिए लेट चुके थे। अचानक वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? कुछ तो था जो मुझसे छुपाना चाहते थे। मैं भी दूसरी तरफ चेहरा करके लेट चुकी थी। जब से जिठानी की मृत्यु हुई थी, जेठ जी मुझे काफी कमजोर लगने लगे थे। उनका वह कसराती जिस्म तो जैसे ढलने लगा था। उनकी रंगत पीली पड़ने लगी थी और वह बेहद कमजोर दिखाई देने लगे थे। हर वक्त खांसते रहते और बीमार रहने लगे। उनकी ये हालत शायद जिठानी जी की जुदाई में हो चुकी थी। सुबह हुई तो एक बार फिर घर के काम में मैं बिजी हो गई। उस शाम बड़ी ही अजीब बात हुई। दरवाजे पर अचानक दस्तक होने लगी। उस वक्त तो मेरा पति और जेठ घर नहीं आते थे, मगर जब दरवाजा खोलकर देखा तो जेठ जी खड़े थे। मेरा पति उनके साथ नहीं आया था। मैंने जेठ से पूछा कि मेरा पति कहाँ रह गया। कहने लगे कि वह अभी जमीनों पर कुछ काम कर रहा है, आ जाएगा थोड़ी देर में। इतना कहकर वह कमरे में गए और फिर अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चले गए। मैं भी आंगन में झाड़ू लगाने लगी। जब वह नहाकर निकले तो यूं ही बनियान पहने ही बाहर आ गए थे। उन्हें देखकर तो जैसे मैं झेप सी गई। फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और मैं कमरे में चली गई, मगर मेरा जेठ अपने ही धुन में था। और फिर कई दिन बाद घर के पिछले हिस्से में गया था और फिर जब वापस आया तो एक बाल्टी दूध का भरा लाया था। ये दूध गधी का था। मैं जान चुकी थी। उन्होंने वह दूध अपने मुंह को लगाया और देखते ही देखते सारी बाल्टी पी गए। अपनी मूंछों पर लगा दूध साफ करके डकार मारते हुए वहीं आंगन में ही बैठ गए। मैं यूं ही काम करने में बिजी थी। मुझे लगा जैसे मेरा जेठ मुझे ही तीखी नजरों से घूर रहा हो। मैंने अपने सर पर दुपट्टे को ठीक किया और वहां से जाने लगी कि तभी जेठ ने मुझे आवाज दी। ना जाने क्यों मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी, मगर उनके बुलाने पर मैं झिझकते हुए बोली कि कोई काम था। उन्होंने मुझे सर से लेकर पैर तक एकदम गौर से देखा, फिर कहने लगे कि यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मेरी तो रीढ़ की हड्डियों तक सनसनी सी दौड़ चुकी थी। भला मैं उनके सामने कैसे बैठती? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि एक बार फिर उनकी गरजने वाली आवाज गूंजी कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, यहाँ आकर मेरे सामने बैठो। डरते डरते ही सही उनके साथ ही जाकर चरपाई की दूसरी तरफ बैठ गई। जेठ जी ने जो सवाल मुझसे किया, मैं तो घबरा सी गई थी। कहने लगे, कौशिक तुम्हें खुश रखता है ना? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं देता? अगर किसी भी तरह का मसला हो तो मुझे बताओ, मैं उसके कान खींच लूंगा। जेठ की ये बात सुनकर मैंने फौरन नामे सिर हिलाया और कहने लगी, नहीं, वह मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, आप फिक्र मत करो। वह मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते थे, मगर मैं हांडी जलने का बहाना बनाकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद पति भी घर वापस लौट आए थे तो मैंने राहत की सांस ली। उस दिन जब पति घर वापस आए तो काफी खुशगवार मूड में लग रहे थे। शायद जेठ ने ही उन्हें कुछ समझाया था, इसलिए मेरे साथ आकर काफी खुशगवार मूड में बात करने लगे। मैं चाहती थी कि अब और देर ना करते हुए हम दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ा दें। शादी को 1 साल होने वाला था और अभी तक हमारी औलाद नहीं थी। अब तो आस पड़ोस की औरतें भी बातें करने लगी थी कि ये क्या बात हुई, भला ना बड़े भाई की औलाद थी और ना ही छोटे भाई की। बड़ी की शादी को भी 7 साल गुजर चुके थे, मगर आज तक किसी बच्चे की आवाज ना सुनने मिली। और अब छोटे भाई की शादी को भी 1 साल होने वाला
है, आखिर माजरा क्या है। औरतें की बातें सुनकर तो मैं भी सोच में पड़ चुकी थी। जिठानी तो खैर इस दुनिया से ही जा चुकी थी। उस रात जब मैंने अपने पति से इस बारे में बात की तो पति भी शायद अब मुझसे अपना राज छुपाकर नहीं रखना चाहता था। मुझे कहने लगा कि दरअसल मुझे और मेरे भाई को एक खानदानी बीमारी है जिसकी वजह से हम कभी भी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हैं। बड़े भाई की शादी हुई तो उनका भी यही मसला था और मुझे भी। मैं पति की ये शब्द सुनकर तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। शायद पति इसलिए मुझसे कतराता था और खुद को मुझसे कमतर समझता था। यही कहता कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई है, मैं तो तुम्हारे हक को भी अदा नहीं कर सकता। ये सब बोलकर वह एकदम से अपने सर को झुका लिया था, मगर मैंने अपने पति का हाथ थामा और बड़ी अपनाइत से कहने लगी, इस बीमारी की तो बहुत इलाज है। पति की बीमारी ऐसी थी कि अगर उनके बच्चे पैदा होते तो वह दिमागी या जिस्मानी किसी न किसी कमी के साथ पैदा होते, मगर मेरे पति ने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया। कहने लगा कि हाँ करवा सकता था, मगर इलाज का जो तरीका डॉक्टर ने बताया है वह मेरे लिए बड़ा ही नागवार है। कौशिक बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। मैंने कौशिक से पूछा कि आखिर इस बीमारी का क्या इलाज है, तो पति ने जो इलाज मुझे बताया वह सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने भी फौरन सर झटक कर कहा कि हरगिज नहीं, मैं अपने पति को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, भले ही सारी जिंदगी बे औलाद रहना पड़े। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं इस मुसीबत का हल निकालने लगी। मैंने अपनी एक दोस्त लेडी डॉक्टर से बात की, इस मसले के बारे में बताया कि उसने भी उसका बेहतर हल यही बताया था। पति से जब इस बारे में जिक्र किया तो वह पूरी तरह ना कर दिए। वह तो किसी तौर पर भी इस इलाज को कराने के लिए तैयार न थे, मगर शायद अब मुझे ही कुछ करना था। उस शाम जब मेरे जेठ वापस आए तो सीधा गधी का दूध दुहने लगे। दूध निकालकर उन्होंने जैसे ही बाल्टी में रखा तो मैंने फौरन शोर मचा दिया कि किचन में चूहा है। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी तो जेठ दूध को वहीं रखकर किचन में चला आया। कहने लगा कि कहाँ है चूहा। वो चूहा को ढूंढ कर मारने लगे और मैं उसी पल दूध में से कुछ हिस्सा निकालकर अपने कमरे में रख लिया। उन्हें चूहा तो ना मिला, अलबत्ता मुझे दूध मिल चुका था। जेठ को भी खबर ना हो सकी कि भरी हुई बाल्टी से दूध कुछ कम है। रात को पति जब घर आए तो मैं मुस्कुरा उठी, उनके ना चाहते हुए ही सही, मगर यही मेरे पति का इलाज था। उस दूध को दवाई के तौर पर पीना जरूरी था। रात को मैंने पति को उस दूध में पिस्ते और बादाम डालकर दे दिया। जैसे ही पति ने पहला घूंट भरा तो उपकाई लेते हुए कहने लगा कि दूध खराब है, फट चुका है, तुमने मुझे खराब दूध डाल कर दिया। मगर मैं बोली कि नहीं, आपके मुंह का स्वाद ही खराब हुआ होगा, ये तो बिल्कुल ताज़ा दूध है। पति ने सिर्फ कुछ घूंट भरे थे। उसके बाद कितनी ही बार मैं यूं ही गधी का दूध निकाल कर अपने पति को पिलाया और फिर जब उनके टेस्ट करवाए तो ये देखकर उन्हें हैरत हुई कि उनकी तमाम कमियां दूर हो चुकी थी। पति ने वह रिपोर्ट जब मुझे दिखाई तो मैं मुस्कुरा उठी थी। पति कहने लगा कि ये तो करिश्मा हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। वह तो समझ रहे थे कि शायद ऐसा कुदरती तौर पर हुआ है, मगर हकीकत क्या थी ये मैं ही जानती थी। कुछ महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर ईश्वर ने मुझे एक खूबसूरत से बेटे से नवाजा। बच्चा आने के बाद तो जैसे जेठ भी मुस्कुरा उठा था। हमारे घर में तो जैसे रौनक सी लग चुकी थी। मेरा पति भी बहुत खुश था। जेठ का पेट का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए रोजाना जब तक वह गधी का दूध ना पीते उनका खाना हजम ना होता था। गधी का दूध भले ही लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, मगर अगर दवाई के तौर पर बीमारी के लिए ये दूध का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। और मैंने भी अपने पति के लिए इस दूध का इस्तेमाल दवा के तौर पर ही किया था। हमारे समाज का ये दस्तूर है कि औरत को सारी बातें सुननी पड़ती हैं। अगर
औरत बांझ है, उसमें कोई कमी है, तो सारी जिंदगी औरत को ताने दिए जाते हैं कि वह बांझ है, और औरत आराम से ये ताने सुनती है। और जब भी औरत से पूछा जाता है तो वह यही कहती है कि मुझ में कमी है, और अपनी इस कमी को बयां करते हुए औरत शर्मिंदा भी नहीं होती है और अपने ईगो का मसला भी नहीं बनाती है ऐसी चीजों को। लेकिन वही कमी अगर मर्द के अंदर आ जाए तो फिर मर्द डिप्रेशन में चला जाता है, सबसे छुपाता फिरता है, पत्नी से कहता है कि किसी को मत बताओ कि मेरे अंदर कमी है, और सारा इल्जाम पत्नी को अपने सर पर लेने को कहता है। हमारे समाज में कितनी ही औरतें हैं जो अपने पति की कमी को छिपाने के लिए अपने आप को सारी जिंदगी लोगों के आगे बांझ जाहिर करती हैं और लोगों से कहती हैं कि मैं बांझ हूं, मेरे पति में कोई कमी नहीं। हालांकि कमी पति में भी हो सकती है, लेकिन पति पत्नी का पर्दा रखती है। लेकिन जब पत्नी बांझ होती है तो पति उसका पर्दा नहीं रखता, एक एक से कहता है कि वो बांझ है और फिर फौरन दूसरी शादी का भी सोच लेता है। लेकिन औरत वफादार होती है और वह औलाद की कुर्बानी देकर दूसरी शादी नहीं सोचती है, उसी अपने बांझ पति के साथ ही सारी जिंदगी गुजार देती है। हमेशा औरत को ही हमारे समाज में कुर्बानी देने के लिए आगे किया जाता है और औरत ही कुर्बानी देती है। सास कहती है कि मेरी बहू बांझ है, उसके टेस्ट करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। लेकिन जब बेटे के टेस्ट की बात आती है तो सास कहती है कि मेरे बेटे में कोई खराबी नहीं है, मेरा बेटा टेस्ट नहीं करवाएगा बल्कि वह दूसरी शादी करेगा। ये हमारे समाज का कहीं ना कहीं आज का सच है और हमेशा औरत को ही उसका कसूरवार ठहराया जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।